वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यस बैंक का ये सही समय है क्या बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि यस बैंक का क्या एनालिसिस है, क्या अभी चल रहा है यस बैंक कि तुम लोग उसमें कुछ देख सकते हो या तुम लोग उसमें नहीं देख सकते हो। तो हम लोग प्योर एनालिसिस करेंगे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये चीज़ को तुम लोग कंसिडर करना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये सिर्फ तुम लोग के सिखाने के लिए कैसे तुम लोग कोई भी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ तुम लोग को उसमें देखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि क्या हुआ था येस बैंक में। थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे सिर्फ 1-2 मिनट में कि येस बैंक में क्या हुआ था पहले एंड अब क्या हो रहा है, कि हम लोग इसके बारे में फिर से बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ ना कि ईयर 2003-2004 में येस बैंक को फाउंड किया गया था, मतलब फाउंड किया गया था 2 को फाउंडर के द्वारा। एक थे राणा कपूर और एक और थे उनके कोई एक और कपूर थे, वो उन्होंने फाउंड किया था। तो 2 जनों ने फाउंड किया था येस बैंक को एंड 2005 में उन्होंने उसको लिस्ट किया था, आईपीओ लाया था उनका एंड उसके बाद वो कंपनी लिस्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई थी, अग्रेसिव लेंडिंग किया था, बहुत अग्रेसिवली लेंड किया था। उसके बाद अराउंड 2005 से 10-15 के अराउंड उनने बहुत अग्रेसिव ग्रोथ किया था एंड उसके कारण वो लोग 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन गए थे इंडिया में तब। लेकिन अब देखो, कभी भी क्या होता है ना कि अगर तुम अग्रेसिव ग्रोथ करते हो, अग्रेसिव लेंडिंग करते हो, तो उसके कारण क्या होता है कि अगर कभी भी तुम अग्रेसिव लेंडिंग करोगे तो उसके कारण एनपीएस बढ़ता है। एनपीएस क्या होता है भैया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ऐसा एसेट जो कि समझ लो कि जो बैंक है वो किसी को लोन दिया था एंड वो लोन में जो उसका इंटरेस्ट है या उसका प्रिंसिपल है वो 90 डेज तक बैंक को मिला नहीं है, तो उसको एनपीए घोषित कर दिया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि वो पैसा बैंक का डूब गया। तो जब तुम अग्रेसिव लेंडिंग करते हो ना, तो क्या होता है, तुम किसी को भी लेंड करने लगते हो, इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, किसी को भी पैसा दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये क्या हुआ कि उनका भी पैसा डूबा एंड एनपीएस बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गए। तो आरबीआई ने 2016-18 में बोला कि यार ये लोग अपना एनपीए छुपा रहे हैं, ये लोग अपना एनपीए हम लोग को पूरी तरह से दिखा नहीं रहे, जो कि गलत है, क्योंकि तुमको पूरा तरह से दिखाना है तुम्हारा एनपीए क्या है। तो ये एक फ्लैग उन्होंने रेड फ्लैग घोषित किया था आरबीआई ने कि देखो ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा है। उसके बाद इनका शेयर जो टैंक किया था, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ आया, खुलासा हुआ 2019-20 में कि इनके जो सीईओ एंड एमडी थे राणा कपूर सर, उनके ऊपर केस लगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और फ्रॉड कर रहे थे, जिसके कारण इनका शेयर प्राइस पूरा क्रैश कर गया। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे शेयर प्राइस क्रैश किया एंड उसके बाद वो कंपनी पूरा खराब हो गया, उसका मैनेजमेंट सारा कुछ खराब हो गया। तो फिर आरबीआई को आना पड़ा बीच में, आरबीआई उसको बेल आउट किया। बेल आउट किया मतलब कि आरबीआई उसमें पैसा इन्फ्यूज़ किया, उसमें पैसा डाला, उसका स्टेक खरीदा। और भी जो मेजर बैंक्स थे जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारा जो बैंक्स है वो लोग को बोला कि भाई इसका शेयर खरीदो, इसको बचाना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा बैंक है। तो अगर ये चला गया तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिस्टम से आदमी का विश्वास उड़ जाएगा और फाइनेंशियल सिस्टम पूरा सिर्फ और सिर्फ विश्वास में चलता है। तो इसीलिए उसको बचाया गया, उसको बेल आउट किया गया, उसमें पैसा इन्फ्यूज़ किया गया ताकि वो पूरा तरह से बर्बाद ना हो। उसका पूरा मैनेजमेंट आरबीआई ने चेंज किया पूरा उसका मैनेजमेंट एंड एक नया मैनेजमेंट आया, फिर से कंपनी को स्टार्ट किया गया, फिर से कंपनी को क्लीन अप किया गया, सारा एनपीएस उसका हटाया गया, उसका बैलेंस शीट ठीक किया गया, पैसा इन्फ्यूज हुआ। ये सारा चीज़ करते करते 2020-22 में कंपनी एट लास्ट जाके थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था येस बैंक का जो स्टार्टिंग से हुआ। तुम लोग और इसके बारे में डिटेल में गूगल में पढ़ सकते हो। तो देखो अब इसके कारण उसका शेयर प्राइस में क्या प्रॉब्लम आया। तो देखो, अगर तुम देखो उसका शेयर प्राइस में क्या प्रॉब्लम आया, तो देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि उसका शेयर प्राइस पहले तो यहाँ पे फॉल किया। ठीक है, ये है 2018 से 19 के बीच में, जब आरबीआई ने बोला था कि यार इसमें कुछ ना कुछ एनपीए में प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है, तो इसका शेयर प्राइस फॉल किया। उसके बाद फिर मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव सब मान लिया हो कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ आया होगा न्यूज़ में, तो सबने सोचा कि नहीं ठीक है, तो इसका प्राइस फिर से पंप अप किया। और उसके बाद जब ये फ्रॉड निकला 2019-20 में, जब फ्रॉड पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट सही नहीं था, तो उसके बाद ये स्टॉक प्राइस पूरा फॉल कर गया एंड उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ ये 20, 21, 22, 18, 20 के रेंज में घूम रहा था अभी से एंड इसके बाद ये स्टॉक में कुछ उतना ज़्यादा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट ही खत्म हो गया पूरा पब्लिक का।
तो देखो ये जो अपना हाई बनाया था 2018-19 में 400 का, वो हाई कभी ये टच ही नहीं कर पाया, वो हाई का आधा भी कभी टच नहीं कर पाया। तो ऐसे करके पूरा येस बैंक खत्म हो गया। लेकिन भैया अब हम अचानक से क्यों येस बैंक के बारे में बात करें? ऐसा क्या हो गया कि जो खराब स्टॉक है, जिसमें इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, उसके बारे में अब हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो राणा कपूर को हटा दिया गया था, उनको बैन कर दिया गया था, एमडीएनस की वो नहीं रह सकते थे, पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ था। तो मैनेजमेंट जब चेंज होता है तो कंपनी भी चेंज होता है। तो इसीलिए अब क्या हुआ कि अब एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है। अगर तुम लोग न्यूज को फॉलो करते हो, तुम लोग पता चला होगा कि एक बहुत बड़ा बैंक ने पैसा डाला है येस बैंक में, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम वापस से आ गया है न्यूज में, क्योंकि येस बैंक में एक बड़ा स्टेक लिया है एसएमबीसी में, एसएमबीसी ने। ये क्या है भैया? ये एक होली ओन सब्सिडरी है। अगर तुम देखोगे, ये एक होली ओन सब्सिडरी है एसएमएफजी का, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे देखो, सेकंड लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप है जापान में, ठीक है, जिसके पास $2 ट्रिलियन का एसेट्स है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेकंड लार्जेस्ट बैंक है जापान में, जिसके पास $2 ट्रिलियन का एसेट्स है। तो ये बैंक ने 25% स्टेक्स, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि 25% स्टेक्स इसने लिया है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि 25% स्टेक इसने लिया है येस बैंक में। तो इसके कारण थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है। इसके कारण तुम लोग देख सकते हो शेयर प्राइस भी 2% बढ़ गया है येस बैंक का। तो ये सारा चीज़ सब लोगों को पता चल रहा है कि कुछ तो येस बैंक में हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेक अगर कोई बड़ा बैंक ले रहा है, जापान का सेकंड लार्जेस्ट बैंक ले रहा है, तो कुछ तो बात है। तो इसीलिए ये येस बैंक वापस से न्यूज़ में आ गया। तो अब हम लोग आज की वीडियो में यही देखेंगे कि हम लोग को कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव दिख रहा है कि येस बैंक के बारे में, और तुम लोग की इस वीडियो से भी पता चले कि बैंकिंग स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्या क्या चीज़ देखा जाता है बैंकिंग स्टॉक में। तो यही हम लोग आज देखेंगे, और देखेंगे कि इसका क्या हाल है, सच में ये अच्छा हो गया या सच में ये खराबी है। तो देखो ये मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री का, जो अभी करंट बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, ये मैंने डेटा निकाला है टॉप 10 कंपनीज़ का, एंड उसका मीडियन लिया है ये जानने के लिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम लोग को एक बैंक में देखने चाहिए, वो सारा पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिया है। मतलब सारा तो नहीं, देखो बहुत सारे पैरामीटर्स और होते हैं, लेकिन हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते एक ही वीडियो में। तो इसीलिए मैंने मेन पैरामीटर जो होता है वो सारा इसमें लिया है, एंड देखा है कि येस बैंक का वो सारा पैरामीटर्स इंडस्ट्री नॉर्म से एंड बाकी लोग से कितना अलग है एंड कितना मिलता है। एंड अब हम लोग इस वीडियो में आगे ये सारे नॉर्म्स पे बात करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या येस बैंक में कुछ पॉजिटिव्स दिख रहा है या येस बैंक में सिर्फ नेगेटिव्स है, या क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि येस बैंक का मैंने सबसे ऊपर रखा है, एंड देन उसके बाद सारा अलग बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सब टॉप 10 मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 10 प्राइवेट बैंक जो है उन सबका डेटा मैंने लिया है। अब देखो समझते हैं सबसे पहले कि एक कासा रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो देखो कासा रेशियो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। कासा मतलब होता है, पहले तो सीए मतलब होता है करंट अकाउंट, एंड एसए मतलब होता है सेविंग अकाउंट। तो सिंपल सा बात ये है कि कोई भी बैंक का जो एसेट होता है, सॉरी, जो कोई भी बैंक का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, डिपॉजिट। हम लोग जो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करता है, पहले तो बैंक का बिजनेस समझो कि बैंक करता है क्या है। बैंक हम लोग से पैसा लेता है, डिपॉजिटर लोग से पैसा लेता है, जो हम लोग अपना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो हम लोग गूगल पे में देखते हैं चेक बैलेंस करके, जो हम लोग को बैलेंस दिखता है वो हम लोग सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं या हम लोग करंट अकाउंट में रखे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पैसा हम लोग से लेता है बैंक, एंड हम लोग को छोटा सा ब्याज देके, सेविंग अकाउंट में 3-4% ब्याज देके वो किसी और को लोन दे देता है 10-12-13% पे या 9% पे, ठीक है। उसको ज़्यादा, मतलब सिंपल सा बात है कि उसको ज़्यादा परसेंटेज में वो लोन देता है, एंड जो वो बीच का इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हम लोग को डिपॉजिट पे वो 3% इंटरेस्ट दे रहा है, हम लोग जो बैंक पे जमा किए पैसा उसमें हम लोग को 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड ये सेम पैसा वो आगे किसी और को 9% ब्याज में दे रहा है। तो ये जो 6% है बीच में, ये 6% वो कमा रहा है। ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इस पर और ज़्यादा प्रॉब्लम, और ज़्यादा मतलब चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर तुम एकदम बेसिक में समझो कि 3% अगर वो डिपॉजिटर को पैसा दे रहा है तो वो 9% उससे कमा रहा है, तो वो जो बीच का इंटरेस्ट है 6%, वो ऑन एन एवरेज वो कमा रहा है। तो अगर कासा जो है, कासा परसेंटेज क्या होता है कि करंट अकाउंट एंड तुम्हारा सेविंग अकाउंट में क्या है। तो देखो एक तरह का तो डिपॉजिट होता नहीं है बैंक में, तुमको भी पता है। पहला
एक तो करंट अकाउंट होता है जो जिसका बिजनेस होता है वो लोग ओपन करते हैं, देन दूसरा सेविंग अकाउंट होता है जो कि मेजोरिटी पीपल के पास होता है, हम लोग सबके पास जो जॉब कर रहे हैं या जो नॉर्मल है पढ़ रहे हैं ये सब के पास सेविंग अकाउंट होता है। देन थर्ड हो गया टर्म डिपॉजिट, कि तुम्हारा कोई डिपॉजिट है, फिक्स इनकम में ये सारा डिपॉजिट है, ऐसे ऐसे करके वो लोग के पास अलग अलग तरह का डिपॉजिट होता है। तो देखो कोई भी बैंक को अगर तुमको देखना है ना तो सबसे पहले तुमको कासा परसेंटेज देखना चाहिए। कासा परसेंटेज तुमको बताता है कि करंट अकाउंट एंड तुम्हारा सेविंग अकाउंट में कितना परसेंटेज है, पूरा टोटल डिपॉजिट है, जो भी डिपॉजिट वो लोग को मिला है 100% जो डिपॉजिट है उसका कितना परसेंट कासा परसेंट है। ठीक है, अब देखो कासा परसेंट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ऐसा क्यों होता है भैया कि कासा परसेंट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा? क्यों? इसका दो रीज़न है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, पहली बात तो सबसे ज़्यादा जो है ना सस्ता होता है ये लोग के लिए। ठीक है, जैसे तुम करंट अकाउंट देखोगे तो तुमको अगर आइडिया है तो करंट अकाउंट में बैंक 0% इंटरेस्ट पे करता है। मतलब अगर कोई भी पैसा है जो तुम ये फ्री में बैंक तुम्हारा पैसा यूज़ कर रहा है तुमको 0% इंटरेस्ट पे कर रहा है अगर तुम्हारा करंट अकाउंट में पैसा है तो। एंड सेविंग अकाउंट में अगर तुम्हारा पैसा है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% तुमको पे करता है, उससे ज़्यादा तुमको पे नहीं करता है। तो जो कासा है ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म होता है। क्योंकि तुम समझो एफडी में तुमको 7%, 6%, 8% रिटर्न मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बैंक के लिए। लेकिन वहीं अगर कासा परसेंटेज जाता है कोई भी बैंक के पास तो वो चीपेस्ट फॉर्म है उसका, उसके लिए चीपेस्ट सोर्स है उसके लिए, जो कि वो पैसा आगे लेंड कर सकता है। तो कासा परसेंटेज जो भी बैंक पे ज़्यादा होगा उसके पास उसका नेट इंटरेस्ट इनकम, जो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट पे वो ब्याज दिया, जो इंटरेस्ट पे वो पैसा लिया डिपॉजिटर से वो उसका लायबिलिटी हुआ वो, और जो इंटरेस्ट पे वो दिया ब्याज मतलब लोन दिया, वो तो लोन दिया तो वो लोन दे रहा है, जो लोन देता है उसके लिए तो एसेट होता है, तो वो एसेट लिया, तो बीच का जो हुआ ना इसको बोला जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये जो हुआ वो नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ। तो अगर तुम सोचो कासा जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा उसका अच्छा होना चाहिए नेट इंटरेस्ट इनकम। तो अब देखते हैं हम लोग कि अगर तुमको और इसके बारे में डिटेल में समझना है तुम गूगल कर सकते हो, मैं बेसिक तुमको समझा दी हूँ। अब देखो क्या हो रहा है कि अब हम लोग समझते हैं कासा येस बैंक का बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छा चीज़ होता है अगर कासा बढ़ रहा है तो, ठीक है। और तुम अगर देखो तो ऑन एन एवरेज कासा 40 to 50% के अराउंड कोई भी बैंक में होता है। अगर तुम बड़े बड़े बैंक्स में कंपेयर करोगे जाके, तुम लोग जाके एक बार गूगल सर्च करना कि कासा परसेंटेज कितना है, तो ऑन एन एवरेज 40 to 50% के बीच में कासा परसेंटेज होता है। अगर 40% के ऊपर कोई बैंक में तो इट्स अ गुड साइन, अगर 40% के नीचे तो उतना अच्छा बात नहीं है, लेकिन अगर 40% के ऊपर है तो वो अच्छा बात होता है। तो ऑन एन एवरेज 40 से 50% के बीच में कासा परसेंटेज लाई करता है। तो यस बैंक का अगर तुम देखोगे तो 2018 में तुम देखो, 2019 में देखो जब स्कैंडल हुआ था, तो 2018 से तुम देख सकते हो कैसे कासा परसेंटेज गिरा था। क्यों? क्योंकि सब लोग डर के मारे उससे पैसा निकाल लिए, सब डिपॉजिटर जो लोग थे सब लोग उससे पैसा निकाल लिए, तो कासा परसेंटेज एकदम डिप कर गया उसका। ठीक है, और ये अच्छा बात नहीं है क्योंकि कासा सबसे लोएस्ट फंड होता है कोई भी कंपनी के लिए, ठीक, कोई भी बैंक के लिए। तो उसका कासा डिप किया, उसके बाद उसका कासा थोड़ा देर के लिए स्टेबल था। ठीक है, जब फ्रॉड खत्म हुआ, जब आरबीआई आया, जब आरबीआई बेल आउट किया तो फिर कासा थोड़ा सा उठा, सबको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, फिर थोड़ा सा कासा गिरा। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कासा नॉर्मल था। उसके बाद अब तुम लोग देखो 2025 में कासा 34% हो गया है, जो कि लास्ट अगर तुम देखो 2019 से, अगर तुम लोग लास्ट 2019 से देखो तो वो सबसे ज़्यादा है, 2019 से अब ज़्यादा है कासा। तो एक तरह से तुम देखो तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हम लोग को येस बैंक में देखने को मिल रहा है कि वो उसका कासा परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ऑन अ ईयरली बेसिस। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं तो उसका कासा बढ़ रहा है, जो कि अच्छा बात है। एंड इसी ईयर उसका कासा बहुत अच्छा बढ़ा है। 2022 में से 2023 में कासा गिरा था, तो अभी इस साल बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि हाँ उसका कासा बढ़ रहा है। देखो अभी भी इसका कासा कम ही है, क्योंकि हम लोग जैसे अगर बेंचमार्क माने 40% को, तो उस हिसाब से इसका कम ही है कासा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अच्छा है कि हाँ इसका कासा का परसेंटेज एटलीस्ट बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या हुआ, जो हम लोग बात किए ऊपर नेट इंटरेस्ट इनकम, होप तुम लोग को समझ आया हो कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। कि वो लोग डिपॉजिट लिया, बैंक, हम बैंक है, हम तुम लोग से डिपॉजिट लिए, तुम लोग को बोले लो 3% लो, अपना पैसा हमको दो, और हम इसको किसी और को जिसको कि पैसा चाहिए था वो लोग को आगे 9% ब्याज में दे दिए, तो 6% जो कमाए वो हुआ नेट इंटरेस्ट इनकम। और उसको जब हम लोग टोटल पैसा ये सब से डिवाइड करते हैं तो मार्जिन निकलता है। जैसे सेल्स में जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स।
उसी टाइप से तुम्हारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकलता है। वो एक मार्जिन है जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम जैसे होता है, उसका एक मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो ये होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ऑब्वियसली तुम सोचो, जैसे कि हम लोग हर कंपनी में देखना चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है, वैसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन देखो बैंकिंग में तुम लोग कभी भी या कोई भी कंपनी अगर तुम एनालाइज करो तो ये चीज़ समझना कि कोई भी चीज़ कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ तुम लोग कभी भी एक्सट्रीम मत समझना कि भैया इसका तो 10% नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, अगर वैसा है तो संभल जाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी बैंक का, कोई भी कंपनी का एकदम एक्सट्रीम तुम देख रहे हो ना कि इंडस्ट्री का 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन है फॉर एग्जांपल, और वो कंपनी का 35% प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इंडस्ट्री के अलावा उसका इतना नेट प्रॉफिट कैसे चल सकता है, उसके पीछे का रीज़न जानना, उसके पीछे का लॉजिक जानना। तो इसीलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कोई भी बैंक का लगभग तुम्हारा 3 से 4% के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर 3 से 4% के बीच में लाई कर रहा है तो वो एक हेल्दी साइन होता है। अगर 3 से 4% के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो वो दिक्कत है। अगर 3% के नीचे है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है। 3 से 4% जो होता है इंडस्ट्री नॉर्म है। इंडस्ट्री नॉर्म मतलब कि ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि 3 से 4% ही टॉप कंपनीज का होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें यस बैंक का 2018 से तुम लोग देखो तो देखो 2.5, 2.6, 2.7 एंड देन इसका मार्जिन के 2 हो गया था, 2.2, 2.2, फिर 2 एंड देन 2.1 में अभी। तो इसका इंटरेस्ट मार्जिन उतना अच्छा नहीं है। हम लोग को नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये दिखाता है कि कोई भी बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है। ठीक है, वो लोन तो दे रहा है भैया, वो इंटरेस्ट तो कमा रहा है लोन में, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल है? जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सेल तो कर रहा है भैया, लेकिन क्या वो प्रॉफिट निकाल पा रहा है? ये चीज़ हम लोग को नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाता है एक तरह से। ठीक है, तो अगर ये मार्जिन ज़्यादा है, 3-4% के करीब है तो अच्छा है, अगर उससे कम है तो खराब है। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यस बैंक का ये मार्जिन अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2.1% मार्जिन है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दिख रहा है हम लोगों को कि यस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कॉस्ट परसेंटेज, कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज। अब देखो कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज सिंपल सा बात है, तुम लोग को समझ आ रहा होगा नाम से कि कॉस्ट बाय इनकम, कि कितना वो लोग का कॉस्ट लग रहा है कोई भी चीज़ में एंड कितना वो लोग इनकम कमा रहा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर न्यूमरेटर में कॉस्ट है तो लोअर द बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे देखो क्या हाल है यस बैंक का। पहले 2018 में 40% था जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो, अब वो बढ़ के 71% हो गया है। ये बहुत ज़्यादा है एंड ये बहुत अलार्मिंग है। देखो पहले 74.5 था तो थोड़ा सा तो कम हुआ है। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे, अगर तुम ये वाला पोर्शन देख रहे हो तो ये कम हुआ है, जो कि एक अच्छा बात है। लेकिन अगर तुम ये पूरा देखोगे कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी 70% अपना कॉस्ट है, उसका कोई इनकम कमा रहा है उसमें 70% का कॉस्ट लग रहा है, तो यार सोचो कि कितना प्रॉब्लम होगा उसको प्रॉफिट जनरेट करने में। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है यस बैंक के केस में कि इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो मोर देन 70% है, मोर देन 70% है, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उतना कम जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये कंपनी कमा पा रहा होगा, ये बैंक कमा पा रहा होगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी खराब है यस बैंक का अभी कॉस्ट टू इनकम परसेंटेज देख के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ROA। अब देखो रिटर्न ऑन एसेट, अब कोई भी तुम कंपनी देख रहे हो अगर, तो रिटर्न ऑन एसेट एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट मतलब कि जो भी एसेट्स है कंपनी के पास उस पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। कोई भी एसेट्स है कंपनी के पास उस पर वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1000 करोड़ फॉर एग्जांपल अगर 1000 करोड़ का एसेट्स है कंपनी के पास एंड 1 करोड़ उस पर वो जनरेट, सॉरी 10 करोड़ उस पर अगर वो जनरेट कर रहा है, तो 10/1000 वो 1% उस पर जनरेट कर रहा है पैसा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को रिटर्न ऑन एसेट है। अब देखो रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, अगर 1% से ज़्यादा है, ये सारा हम लोग, मैं क्या कहाँ से बोल रहा हूँ कि भैया आप कैसे बोल रहे हैं 1% ज़्यादा है तो अच्छा है, कासा में 40% से ज़्यादा है तो अच्छा है। ये सारा तुम जब मीडियन मैंने निकाला था बैंकिंग सेक्टर में, जो हम लोग ऊपर देख रहे थे, जो यहाँ पे तुम लोग को दिखा होगा बैंकिंग सेक्टर में, अगर तुम लोग यहाँ पे आओ तो यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा कि जो मीडियन है, ठीक है, यहाँ पे देखो मीडियन है कासा का 37.8, NISM का 3 से
4 के बीच में है। कॉस्ट टू इनकम 48% है, जबकि 41% है, सॉरी 71% है यस बैंक का। HDFC का देखो 40% है, 38 ICICI का, कोटक का 43, देखो सबका 40s में तुमको दिख रहा होगा, एक IDFC को छोड़ के बाकी तुम देखो टॉप जितना बैंक है सबका तुमको 40s में दिख रहा होगा, लेकिन जो यस बैंक का 71.26% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के कारण, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एक तो मीडियन है, एक इंडस्ट्री नॉर्म्स के कारण जो जनरली बोला जाता है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, तो ROA के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ROA होना चाहिए 1% से 2% के बीच, ठीक है। अगर ये 1% से ज़्यादा है, अगर ROA 1% से ज़्यादा है तो ये एक अच्छा बात है, ये बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये 1% से कम है तो वो अच्छा बात नहीं है, वो सही चीज़ नहीं है, मतलब वो उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है बैंक। तो इसका देख सकते हो तुम लोग ROA का क्या हाल है। पहले नेगेटिव था 2021 में 1.3%, चलो 2021 हटा दो क्योंकि कोविड ईयर था। अब उसके बाद 0.3, 0.2, 0.3, 0.6, थोड़ा सा ROA यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा बढ़ा हुआ यहाँ पे, लेकिन अभी भी इनफ नहीं है क्योंकि सिर्फ 0.6% है। एटलीस्ट 1% इसको होना चाहिए, 1% से अबव होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर ये 1% से कम है तो ये मेरे को उतना बढ़िया नहीं लग रहा है दिखने में। ये भी हम लोग को दिखाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है यस बैंक का। अब जो नेक्स्ट रेशियो है वो है ROE। देखो ROE मेरे को समझाने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ROE तुमको पता है कि ROE क्या होता है, क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऊपर और जो इक्विटी है शेयर होल्डर का वो नीचे होता है। अब ये सबको पता होता है रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। कोई भी शेयर होल्डर है वो रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर देखता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसको क्या रिटर्न दे रहा है कंपनी इक्विटी में। अब हम लोग चल के देखते हैं कि इंडस्ट्री का कितना नॉर्म है, ठीक है। इंडस्ट्री का अगर तुम देखोगे तो इंडस्ट्री का एवरेज अगर हम लोग देखें तो एवरेज अभी चल रहा है 13% का, ठीक है। जिसमें तुम अगर देखो HDFC या ICICI बैंक, ये सारा को अगर तुम लोग हटा दो, क्योंकि तुम लोग बोलोगे भैया ये तो एकदम टॉप बैंक है, HDFC, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, ये जो सारा बैंक है जो आप दिखा रहे हैं भैया, ये सारा बैंक, ये सारा तो टॉप बैंक है। तो चलो इसको अगर हम लोग हटा दें तो अगर तुम लोग बाकी देखो IDBI, IDFC, इंडस बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, ये सारा का तुम लोग देख रहे हो सबका डबल डिजिट में है। ये दोनों को छोड़ के सबका तुम लोग को दिख रहा होगा कि सब डबल डिजिट में, ठीक है। सिर्फ यस बैंक का तुम लोग को दिख रहा होगा कि 5.42% है, जो कि बहुत कम रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर बैंक के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 10 से 12% होना चाहिए एज पर इंडस्ट्री नॉर्म, कि 10 से 12% रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी 5.42% है, जो कि बहुत कम है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज पर इंडस्ट्री के हिसाब से तुम लोग अगर देखो तो, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है कि यस बैंक कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के मामला में। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि देखो क्रेडिट रेटिंग। अब देखो क्रेडिट रेटिंग में क्या लिखा हुआ है, ये डिस्कस करने से पहले हम लोग को ऊपर जो हम लोग को रिपोर्ट दिख रहा था यहाँ पे, जो मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग सोर्सेज से, उससे जो हम लोग को दिख रहा था यहाँ पे देखो एक चीज़ कि एडवांसेस, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा एडवांसेस ग्रोथ। अब ये क्या होता है एडवांसेस? देखो एडवांसेस अगर तुम लोग सुने होंगे तो एडवांसेस का मतलब सिंपली होता है कि जो बैंक है वो कितना लोन दे रहा है, ठीक है। एडवांस वो कितना लोन दे रहा है सामने पार्टी को, तो ये है उसका ग्रोथ। कि जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1 में, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम समझ लो ईयर 1 एंड यहाँ पे ईयर 2। तो अभी सपोज करो इस साल, पिछले साल जो बैंक था वो 100 करोड़ का लोन दिया था पब्लिक को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें वो लोन बढ़ के 110 करोड़ हो गया। मतलब जो एडवांस था, जो लोन था, वो बढ़ के कितना हुआ 10% बढ़ा। तो उसमें कितना ग्रोथ है 10% का ग्रोथ है। तो ये चीज़ हम लोग को बताता है कौन, ये चीज़ हम लोग को बताता है एडवांसेस ग्रोथ। ये हमको बताता है कि लोन बुक जो है, जो लोन बुक है कि कितना लोन दे रहा है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा लोन देगा बैंक उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट कमाई होगा, उतना ज़्यादा उसका पैसा होगा, उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो एडवांसेस जो बढ़ रहा है, ठीक है, जो लोन एडवांसेस बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज से बढ़ रहा है, ये चीज़ है एडवांसेस ग्रोथ। हम लोग देखा तो ग्रोथ कितना है। अब देखो इसमें भी ये चीज़ नहीं करना है कि भैया 20-30% से बढ़ रहा है तो बढ़िया है क्या,
देखो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो तुम सोच रहे हो कि 20-30% से बढ़ रहा है भैया तो ये तो अच्छा है, वो लोग तुरंत तुरंत लोन दे रहा है, वो लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा अग्रेसिवली कोई भी बैंक लोन देता है ना, ये चीज़ हम लोग हिस्ट्री में देखें येस बैंक का, कि कोई भी बैंक अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली लोन देता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग का डिफ़ॉल्ट होता है, वो लोग अच्छे लोगों को नहीं लोन देता है, वो लोग ख़राब लोगों को लोन देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग का लोन में डिफ़ॉल्ट होता है एंड फिर एनपीए क्रिएट होता है, नेट परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट इंटरेस्ट करते करते एन से वो हो गया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट होता है। ठीक है, एनपीए क्रिएट होता है जो कि अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब ये समझ लो कि वो लोन उसका डूब गया। तो इसीलिए एडवांसेस एक लिमिट में हो तो अच्छा है। इसमें हम लोग देखें तो 8% का ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। फिर भी तुम देखो तो बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन एक डिसेंट अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज जो है वो है 10.5%। अब देखो ये मेरे को पता है कि ये पूरा इंडस्ट्री को नहीं शो केस करता है, क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप 10 बैंक्स को लिया है, लेकिन अगर हम लोग पूरे बैंक्स को भी लेंगे तो भी मेरे हिसाब से मोर और लेस यही आना चाहिए। लेकिन बाकी तुम लोग अपना फर्दर एनालिसिस जरूर से करना। तो ये हम लोग को दिखा रहा है कि एडवांसेस ग्रोथ येस बैंक का है 8%, जो कि ठीक है अगर तुम देखो 8% के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट भी वैसा था जैसा था, हम लोग को पता है कि मार्केट किस टाइप का अभी, तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम है। अब समझो कि एडवांसेस, ठीक है, एंड जो डिपॉजिट आ रहा है, ये चीज़ सिर्फ इस चीज़ पर निर्भर करता है कि डिपॉजिट आ रहा है, हम लोग लोन दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे कि इस पे क्या बात हो रहा है। अब समझो सबसे पहला चीज़ कि देखो कंपनी, सबसे पहले हम लोग डिपॉजिट का बात करते हैं। देखो कोई भी डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, एंड कोई भी एडवांस जा रहा है, एडवांस मतलब तुम लोग समझना कि लोन है। ठीक है, लोन दे रहा है बैंक, डिपॉजिट बैंक को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये बैंक है सपोज करो, ठीक है, बी नाम से, इसको डिपॉजिट मिलता है एंड ये आगे लोन देता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ तुम लोग को समझना ज़रूरी है ना कि जितना ज़्यादा डिपॉजिट जो है वो रिटेल लोग से आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिटेल लोग से आएगा, रिटेल लोग से आएगा मतलब हम लोग छोटे छोटे जो लोग हैं ना, जो छोटे छोटे लोग हैं हम लोग रिटेल, जिसका नेटवर्क बहुत कम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, हम लोग जो छोटे रिटेल लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस का बात नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशन मतलब कि दूसरा बैंक हो गया या कोई बड़ा आदमी हो गया, ठीक है, जिसके पास करोड़ों रुपया है, कोई वैसा हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड, ये सारा जो फंड्स हो गया, वो लोग का बात नहीं हो रहा है। जो इंडिविजुअल है, जो रिटेल पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है हम लोग का जैसा, वो लोग से जितना डिपॉजिट आएगा ना वो उतना अच्छा होता है। क्यों भैया, अब क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो तुम लोग समझो कि जितना तुमको छोटा छोटा लोग से आएगा, सपोज करो कि ऐसे छोटा छोटा लोग से जितना तुमको लोन आएगा अलग अलग, अगर सपोज करो तुमको 100 लोग से लोन आता है, ठीक है, 100 लोन लोग से 10-10 करोड़ का तुमको डिपॉजिट आया, लोन नहीं आया, सॉरी माई मिस्टेक, 10-10 करोड़। देखो अगर 100 लोग से, 100 लोग है, वो लोग से मेरे को 10-10 करोड़ लोन आया, डिपॉजिट आया, फिर से सॉरी सॉरी, तो मेरे पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट हुआ, मेरे पास 1000 करोड़ का डिपॉजिट हुआ। अब देखो मेरे पास जब 1000 करोड़ का डिपॉजिट हुआ, तो अगर जो डिपॉजिटर है वो कभी भी पैसा मांगने आ सकता है, हम लोग कभी भी बैंक से पैसा लेने चल जाते हैं, हम लोग को कभी ज़रूरत पड़ता है, हमको 10,000 निकालना है, चल गए कैश निकालने बैंक के पास, ठीक है, या फिर ट्रांजैक्शन किए दूसरा अकाउंट में भेज दी, ये सारा हम लोग को कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो क्या होगा ना कि अगर छोटा 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 बहुत सारा लोग है ना, तो सबको एक ही बार में ज़रूरत पड़ना ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है, या इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। तो इसीलिए सब लोग बैंक के पास ना लाइन लगा के खड़ा नहीं होगा एक ही बार में पैसा मांगने के लिए। तो उसमें क्या होगा ना कि ये बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए, क्योंकि सब लोग लाइन लगा के खड़ा हो गया, क्योंकि इतना लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया ना कि उसमें से कुछ ही लोग को जरूरत पड़ेगा मांगने के लिए। अब 100 जन को अगर वो 100 जन अगर डिपॉजिट किया है, तो 100 का 100 लोग तो एक ही बार में नहीं आ जाएगा कि हमको पैसा दे दो, हमको पैसा दे दो, हमको पैसा दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ लोग आएगा, 5 जन आएगा, 10 जन आएगा, 15 जन आएगा, तो वैसे होगा। तो इसमें क्या होगा ना, ये फायदा है कि एक ही बार
बार में उसके बैंक के पास ये लोग नहीं आया कि यार हमको पैसा दे दो अपना, हमको पैसा लेके जाना है। तो इसीलिए ये डिपॉजिट जो है वो सेफ हो जाता है। सेफ हो जाता है इन द सेंस कि उसको वापस से जो विड्रॉ करना है उसका चांसेस कम हो जाता है, जिसके कारण एक स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, यही सपोज करो कि ये जो 10% है उसके जगह सिर्फ 100% था, उसके जगह सिर्फ 10 लोग 100 करोड़ निकाला। अब अगर पिछले केस में, ठीक है, कोई 2% आके निकाल दिया पैसा अपना, तो वो 20 करोड़ निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक का कोई दिक्कत नहीं, बैंक के पास 1000 करोड़ है, 20 करोड़ कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। ठीक है, लेकिन यही अगर 10 जन आए, 10 जन जो था जो 100 करोड़ जमा किया था, वो लोग अगर 2 जन भी निकाल लेता है पैसा, तो 200 करोड़ बैंक का एक ही बार में निकल जाएगा। तो इसीलिए बैंक चाहता है कि जितना ज़्यादा रिटेल बढ़े, मतलब जितना छोटा छोटा लोग, जितना ज़्यादा ग्रैनुलर जिसको बोला जाता है लोग बढ़े, उतना ज़्यादा अच्छा होता है उसका डिपॉजिट। एज वेल एज जितना छोटा छोटा लोग को, जितना ज़्यादा लोग को जितना स्प्रेड आउट कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके। हम लोग, तुम लोग अगर CFA स्टूडेंट हो, फाइनेंस स्टूडेंट, तुम लोग को पता हो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो जितना डाइवर्सिफाई कर सके, जितना अलग अलग लोग को, मतलब 5 लोग को बड़ा बड़ा लोन दे दिए हैं वो गलत है, लेकिन यही अगर 50 लोग को छोटा लोन दिया है तो उसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस कम है, क्योंकि हर कोई तो डिफॉल्ट नहीं मार जाएगा ना। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत अच्छा होता है अगर रिटेल पार्टिसिपेशन, अगर छोटा छोटा लोग का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, चाहे वो डिपॉजिट में हो चाहे वो लोन में हो, तो ये चीज़ बैंक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये चीज़ ये मेक श्योर करता है ना कि उसको अचानक से डिफॉल्ट ना मार दे, उसमें अचानक से डिफॉल्ट ना हो जाए, या फिर कोई अचानक से पैसा मांगने ना आ जाए, या उसको जब लोन जो दिया है उससे जो पैसा आने वाला है उसमें अचानक से डिफॉल्ट ना हो जाए और पूरा उसका बैलेंस शीट ना हिल जाए। तो इसीलिए अगर कोई भी बैंक में तुम देखना, अगर ग्रैनुअल लेवल पे छोटा छोटा लोग, बहुत लोग दिया हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, कॉमर्शियल सेगमेंट्स, रिटेल एंड कॉमर्शियल सेगमेंट ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा उसमें एज कम्पेयर टू अगर बड़ा बड़ा प्लेयर्स लोग, 5-10 बड़ा प्लेयर लोग पैसा डाला हुआ है, तो वो लोग कभी भी पैसा अपना खींच लेगा, तो बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा कि बहुत लोग मिला के ग्रैनुलरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज़ मेरे को मिला जब मैंने इनका क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट चेक किया अगस्त का, तो यही चीज़ मेरे को मिला कि क्या है इसमें, कि इसका ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर देखो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये रिटेल लोग का बढ़ रहा है परसेंटेज, ठीक है, जो भी डिपॉजिटर्स है उसमें रिटेल लोग का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये चीज़ अच्छा होता है, क्योंकि ग्रैनुअल लोग का परसेंटेज बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि एक ही बार में इंस्टीट्यूशन बोल देंगे मेरा डिपॉजिट वापस लाओ, तो बहुत पैसा बैंक को देना पड़ेगा, या लोन में एक इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट मार गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कंपनी को। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है कि ग्रैनुअलिटी बढ़ रहा है। एंड अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक ठोक दो यार, अभी तक बने हुए हैं तो जरूर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो।